बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ थैनाटोलॉजी। जो थैनाटोलॉजी है फोरेंसिक मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एसएक्यू और बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो इस टॉपिक को या इस पूरे सेक्शन को आपने मिस नहीं करना। तो आज हम इसकी रिवीजन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं थैनाटोलॉजी की। और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो उसके ऊपर भी आपको 3 या 4 पार्ट्स की वीडियो देखने को मिल सकती है। तो आप इन सबको फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और वीडियो को भी यहीं से लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले थैनाटोलॉजी है। जो थैनाटोलॉजी है, एक जो फेमस कैरेक्टर था थैनोस वगैरह, उससे कुछ रिजेंबल करता है। जो थैनोस था वो पूरी दुनिया की या हाफ पॉपुलेशन की डेथ करवाना चाहता था। जो थैनाटोलॉजी की असल में द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ डेथ है। द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ डेथ स्पेसिफिकली साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, थैनाटोलॉजी बोलती है। ठीक हो गया। और डेथ में क्या होता है, डेथ में का मतलब क्या होता है, जिसमें बंदे की लाइफ, उसके सेल, इसके टिश्यू और इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 वाइटल सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस, सीवीएस, तीनों मिलकर हमारी लाइफ को मेंटेन करते होते हैं। ठीक हो गया। तो जो लाइफ होती है वो हमारी इन्हीं 3 सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इनकी इंटरडिपेंडेंस को बोलते हैं ट्राइपोड ऑफ लाइफ, या इसको बोलते हैं एट्रिया मोर्टिस, मतलब डेथ पोर्टल ऑफ एंट्री। इन शॉर्ट, क्या अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। सीएनएस फेल हो जाता है, सीएनएस का काम खत्म हो जाता है, या सीवीएस काम करना छोड़ देता है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इनको बोलते हैं ट्राइपोड ऑफ लाइफ या एट्रिया मोर्टिस। एट्रिया मोर्टिस का मतलब है एंट्री ऑफ डेथ पोर्टल। ठीक है, यानी अगर कोई एक सिस्टम फेल हो गया तो डेथ हो जाएगी। अब जो डेथ थी, डेथ की डेफिनेशन किस तरह से है, जो हमारे पूर्वज वगैरह, जो हमारे बावजदाद थे, इन्होंने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन पेश की है। ठीक हो गया। एक थी जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या थी, डेथ को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि ये कंप्लीट है, कंप्लीट और इरिवर्सिबल सिजेशन है किसकी, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन और ब्रेन फंक्शन। मतलब जो सीएनएस है, सीवीएस और रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये इरिवर्सिबल काम करना छोड़ दे और कंप्लीट सिजेशन हो जाए इनके फंक्शन की, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल डेफिनेशन ऑफ डेथ। ठीक है। जबकि एक बंदा शेपरी ने कहा कि डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि लॉयर्स के लिए और प्राइस्ट वगैरह के लिए तो मीनिंगफुल हो सकता है, प्राइस्ट जिन्हें पादरी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए तो मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए ये इनफ नहीं है। ये कहा था शेपरियो ने। जबकि मुलर ने कहा था कि डेथ एक प्रोसेस का नाम है, एक टाइम का नहीं है, एक टाइम का मोमेंट नहीं है, टाइम इंटरवल नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस का नाम है। जबकि क्रैम्स ने क्या कहा था, क्रैम्स ने कहा था कि जो डेथ होती है, डेथ में जो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है। और आपको पता है कि ये थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी पेश की गई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेडुला ओब्लिंगेटा पोन्स, इनके अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर भी है, इसके अंदर जो हमारे सीवीएस सेंटर भी होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जिन्होंने हमारे जो सीएनएस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक हो गया। तो जो असल में जो करंट कॉन्सेप्ट है, वो करंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो असल में डेथ होती है, डेथ में जो कंप्लीट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, जो ब्रेन स्टेम की डेथ होती है। ठीक हो गया। क्योंकि रिस्पायरेशन को और सर्कुलेशन को थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप कर सकते हैं। किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, वॉलंटरी भी कर सकते हैं, या कोई टेम्परेचर को लोअर करके, जिस तरह डेड बॉडी को प्यूट्रिफैक्शन से बचाने के लिए, डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए इनको फ्रीजर में डाल देते हैं। ठीक हो गया। इसकी वजह से रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन बच जाती है। लेकिन जो डेथ होती है, डेथ में असल मेन चीज़ क्या होती है, ब्रेन स्टेम की डेथ होती है। ठीक हो गया। अब जो डेथ है, डेथ 2 टाइप की होती है। एक होती है बंदे की ओवरऑल डेथ, के बंदा पूरा का पूरा मर गया। ठीक है, ओवरऑल, और जो एज अ होल इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है। एक होती है उसके सेल या टिश्यू की डेथ। आपको पता है कि हमारी बॉडी के कुछ टिश्यू होते हैं जो कुछ देर के लिए तो हाइपॉक्सिया को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब पहले इंडिविजुअल मरता है, फिर इसके बाद ओवरऑल इसके सेल या टिश्यू मरना शुरू कर देते हैं। जैसे वाइबल पीरियड क्या क्या है दूसरे टिश्यू के लिए, नर्व है, वो फ्यू मिनट्स तक सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, वाइबल पीरियड विदाउट एनी ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया वगैरह। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू 6 आवर्स तक हाइपोक्सिया को बर्दाश्त कर सकती है, डेथ के बाद भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, कॉर्निया भी 6 आवर्स है, और 6 को मिला दो, मस्कुलर और कॉर्निया को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, स्किन। स्किन 12 घंटे तक वाइबल हो सकती है डेथ के बाद। अब 2 तरह की डेथ होती है, एक होती है सिस्टेमिक, एक होती है सेलुलर डेथ। जो सिस्टेमिक डेथ है, ओवरऑल हमारे इंडिविजुअल की डेथ होती है, जिसको बोलते हैं सोमैटिक डेथ, या इसको क्लिनिकल डेथ भी बोलते हैं। और सेलुलर डेथ में असल में क्या होते हैं, मालिक्यूल्स या ऑर्गन वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो उसको मालिक्यूलर डेथ या ऑर्गेनिक डेथ भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन है सिस्टेमिक डेथ की, जो कंप्लीट और इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ ब्रेन एंड स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन। बिल्कुल वही डेफिनेशन और टिपिकल डेथ की डेफिनेशन थी। जो सेलुलर डेथ है, सेलुलर डेथ में हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू मरना शुरू हो जाएगा, तो प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल। ठीक है, ये हो जाएगा सेलुलर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ या ऑर्गेनिक डेथ। ऑन सेट क्या होगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर डेथ होती है, फिर इसके बाद क्या होती है, सोमैटिक डेथ होती है।
ठीक है, सॉरी, पहले सोमैटिक डेथ होती है, फिर मॉलिक्यूलर डेथ होती है। पहले सिस्टेमिक, सोमैटिक या क्लिनिकल, फिर होती है सेलुलर, यानी पहले बंदा ओवरऑल मरता है, फिर इसके बाद इसके सेल या टिश्यू मरना शुरू हो जाते हैं और 1 से लेकर 2 घंटे बाद स्टार्ट होती है टिश्यू और सेल ऑफ द बॉडी। अब जो सिस्टेमिक डेथ है, इसमें ओवरऑल बंदा मर जाता है लेकिन इसके टिश्यू वगैरह में भी अलाइव और फंक्शनिंग हो। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू और जो सेल होते हैं वो अलाइव नहीं होते, डेड होते हैं और फंक्शन नहीं कर रहे होते, इनकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए इसने बताया हुआ है कि नर्व्स फ्यू मिनट्स तक वाइबल रह सकती है, मस्कुलर टिश्यू 6 आवर्स, कोर्निया भी 6 आवर्स और स्किन 12 आवर्स। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है इस कंडीशन के अंदर, चूंकि अभी यहाँ पर सेल या टिश्यूज अभी यहाँ पर है, जिंदा है, अलाइव है, तो जो मसल्स होते हैं वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मसल के अंदर भी एक एक्शन पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन सेलुलर डेथ के अंदर सेल या टिश्यू मरना शुरू हो गया तो यहाँ पर जो स्केलेटल मसल होगा वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कन्फर्मेशन किस तरह से होगी, इसकी कन्फर्मेशन किस तरह से होगी, अगर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं, ईसीजी करते हैं तो फ्लैट आएगी, तो ये सीएनएस को बताएगा, सॉरी ये सीवीएस को बताएगा, फ्लैट ईसीजी। ईईजी कराएगा, सीएनएस को बताएगा। एब्सेंस ब्रेथ साउंड, रिस्पायरेटरी सिस्टम खत्म हो गया, जबकि वहाँ पर आपको जो सेलुलर डेथ के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा बॉडी कूल होना शुरू होती है, एल्कोर मोर्टिस बोलती है, रिगर मोर्टिस है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग है जिसको आप बोलते हो हाइपोस्टेसिस, ठीक है, या पोस्टमार्टम लिविडिटी भी बोलते हैं, प्यूट्रीफैक्शन वगैरह होती है। रिजेबलेंस, इसकी किस चीज़ से रिजेबलेंस होती है, इसकी सस्पेंडेड एनिमेशन से रिजेंबल होती है। सस्पेंडेड एनिमेशन का क्या मतलब होता है, सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है कि बाज़ों का ऐसा होता है कि एक ऐसी कंडीशन अचीव होती है जिसमें हमारी बॉडी के वाइटल सिस्टम या हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो इतना ज़्यादा मिनिमम हो जाता है, लेकिन वो लाइफ अभी वो ज़िंदा है, लेकिन उसका मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे किसी बंदा डेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल या सिंपल इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर बंदा लगता है कि वो मर गया है लेकिन वो मरा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ज़िंदगी बाकी होती है। ठीक हो गया? तो उसको अपेरेंट डेथ या सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं। जिस तरह योगा वगैरह में ऐसा होता है, ठीक हो गया? और कुछ इनवॉलंटरी कंडीशन के अंदर भी होता है। न्यू बॉर्न के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है, सिजेशन होती है, सर्कुलेशन की, रिस्पायरेशन की। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता, बल्कि इसमें ज़िंदगी के कुछ ना कुछ आसार होते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन है, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है बिजली के झटके की वजह से ट्रॉमा हो जाना। ड्राउनिंग है, हाइपोथर्मिया है, कुछ ड्रग्स होती है, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट और अल्कोहल वगैरह, इनकी वजह से भी आपको सस्पेंडेड एनिमेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये इनवॉलंटरी था, जो हमारे काबू में नहीं था। लेकिन वॉलंटरी का मतलब अगर हम योगा करते हैं, योगा के अंदर हम खुद अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, ठीक हो गया? तो इसके अंदर ये वॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर आता है, ठीक हो गया? तो जब भी कोई अगर डेथ की डायग्नोसिस करनी है तो उसमें सस्पेंडेड एनिमेशन को सबसे पहले आपने निकाल देना है। तो यह था सिस्टेमिक डेथ, जिसको सोमैटिक डेथ भी बोलते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ। अब टर्मिनोलॉजी ऑफ डेथ। अब डेथ की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। पहला कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डेथ, मौत कैसे हुई है, मैनर ऑफ डेथ, मौत किस तरह हुई है, ठीक है, एक्सीडेंटल थी, होमिसाइडल थी। मोड ऑफ डेथ, मौत किस सिस्टम के फेल होने की वजह से हुई है, ठीक है। पहला है कॉज ऑफ डेथ, मौत कैसे हुई है, ठीक है, सॉरी, मौत क्या, वो तो मैकेनिज्म आएगा। कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह क्या है, कोई इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, कोई डिजीज वगैरह हो सकता है, या इंटॉक्सिकेशन, कोई या ड्रग वगैरह या कोई यूज़ कर लिया, उसकी वजह से कोई फिजियोलॉजिकल डीरेंजमेंट आ जाना। डीरेंजमेंट का मतलब किसी चीज़ का इक्विलिब्रियम खराब कर देना, ठीक हो गया, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो जाए। इंजरी, डिजीज या इंटॉक्सिकेशन जिसकी वजह से डेथ हो जाए, तो ये होता है कॉज ऑफ डेथ, ठीक हो गया। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डेथ, कि वो कौन कौन से बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, जो कॉज ऑफ डेथ में प्रोड्यूस किए थे। मतलब पहले होगा कॉज ऑफ डेथ, फिर उसकी वजह से होगा मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल होगी, जिनकी वजह से डेथ हो जाएगी। और मैनर ऑफ डेथ, की डेथ हुई किस तरह से है, कि नेचुरल थी, नेचुरल का मतलब डिजीज की वजह से हुई, अननेचुरल, अननेचुरल तीन चीज़ों की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल। एक्सीडेंटल के अंदर एक बंदा दूसरे बंदे को तो मारेगा, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती। होमिसाइड के अंदर इंटेंशन होती है, सुसाइड का मतलब बंदा अपने आप को खत्म कर लेता है। मोड ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ का मतलब होता है कि हमारा जो ट्राइपोर्ट ऑफ लाइफ है, इसमें से कौन सा वाइटल सिस्टम फेल हो गया है, ठीक हो गया। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाए, सीवीएस फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं सिनकोपी, और अगर हमारा सीएनएस फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं कोमा, ठीक है, कोमा। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रही है कॉज ऑफ डेथ। फॉर एग्जांपल अगर कॉज ऑफ डेथ हीमोपेरिटोनियम था, किस वजह से, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैसिरेशन ऑफ आयोटा ड्यू टू ब्लंट थोरेसिक आयोटा, ठीक है, यानी किसी को हीमोपेरिटोनियम हो गया, कि ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा था जिसकी वजह से आयोटा लैसिरेट हो गया और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड की अकुमुलेशन हो गया, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, हीमोपेरिटोनियम। किस तरह से मौत हुई है, कि हेमरेजिक, ठीक है,
यानी कैसे मौत हुई है, ठीक है, हेमरेजिक शॉक है, ठीक है, हेमरेजिक शॉक की वजह से हुई है। मैकेनिज्म हेमरेजिक शॉक जो फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल, मैनर एक्सीडेंटल यानी किसी ने इंटेंशन नहीं थी उसकी बल्कि गलती से लग गया। और मोड ऑफ डेथ, अब चूंकि यहाँ पर शॉक है, शॉक तो शॉक होता है हमारा सिनकोपी यानी हमारे सीवीएस के फेल्योर की वजह से होता है, स्टॉपेज एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन। ब्रोंकोनमोनिया, अगर ब्रोंकोनमोनिया हो गया, ठीक हो गया किसी स्टैब वुंड की वजह से, तो इसकी वजह से जो मौत की जो होगा मैकेनिज्म ऑफ डेथ होगा वो सेप्टिसीमिया की वजह से होगा, यानी पस वगैरह और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से। मैनर क्या, होमिसाइड है, किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली किया होगा। और मोड ऑफ डेथ के एस्फिक्सिया। कार्डिक टेम्पोनेट हो गया, कार्डिक टेम्पोनेट किस वजह से हुआ, गन शॉट इंजरी हुई है जिसकी वजह से जो हार्ट की जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो गई है और हार्ट की पंपिंग फेल हो गई है, तो कार्डिक डिसएरिथमिया की वजह से मौत हुई है। मैकेनिज्म, मैनर किस तरह से, होमिसाइडल है। और मोड ऑफ डेथ किया, कौन सा सिस्टम फेल हुआ है, यही बना सिनकोपी। अब सस्पेंडेड एनिमेशन आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन तो इतना ज़्यादा मिनिमम हो जाती है लेकिन वो लाइफ के साथ कंपैटिबल होती है। यहाँ पे लगता है कि बंदा मर गया है लेकिन बंदा मरा नहीं होता बल्कि जिंदा होता है। तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। वॉलंटरी में आपने न्यू बॉर्न, इलेक्ट्रोक्यूशन इंजरी, ड्राउनिंग, हाइपोथर्मिया और मॉर्फिन, बार्बिचुरेट और अल्कोहल वगैरह को आपने याद रखना है। जबकि वॉलंटरी के अंदर योगा और कुछ सेंट्स वगैरह जिनको सूफी वगैरह बोलते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, अगर हमने किसी का डेथ का सर्टिफिकेट बनाना है तो जो ये कहना है कि ये मुर्दा है, ये ज़िंदा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया क्या है, क्या मेयार है। तो कुछ एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, 2 एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं। तो मौत के बाद क्या होता है, जो प्यूपिल होता है जिसको आप कहते हो आँख की पुतलियाँ, वो क्या हो जाती है, उनकी फिक्स्ड डायलेशन होती है। अगर हम लाइट रिफ्लेक्स करें या उसके प्यूपल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करे तो कोई रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा। और अगर पेन वगैरह अप्लाई करें, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करें तो कोई फ्लेक्सर रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा क्या होगा, अगर हम उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रखें तो उस वहाँ पर हमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन देखने को मिलेगी, लेकिन रिस्पायरेशन भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने देखनी है। इसके साथ 2 एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं कि उसका बीपी आहिस्ता 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 नीचे ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है, यानी वो ऐसा बीपी ड्रॉप हो रहा होगा कि अगर वेजो कंस्ट्रक्शन वाली ड्रग्स देती है तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ जो तो एटलीस्ट जो 6 घंटों के लिए तकरीबन ईईजी फ्लैट आनी चाहिए। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तकरीबन जो 6 घंटों के लिए फ्लैट आनी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। हाइपोथर्मिया में जब टेम्परेचर लो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, या ड्रग ओवरडोज जिस तरह मॉर्फिन, बार्बिचुरेट, अल्कोहल, ये तीनों सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, तो इनकी वजह से भी फ्लैट ईईजी देखने को मिल सकती है। तो इनको आपने डिफरेंशियली डायग्नोस करना है। तो 2 एडिशनल पैरामीटर और 3 एसेंशियल। अब इसके बाद है चेंजेस आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद क्या क्या चेंजेस आती है, क्या क्या तब्दीली आती है। अब चेंजेस को पढ़ने से पहले हमारी बॉडी में मेनली 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्किन, मसल्स और ऑर्गन्स होते हैं। कैविटीज़ के अंदर 3 कैविटी होती है, इंट्रासेरेब्रल कैविटी, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी या एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। और हार्ड टिश्यू कौन कौन से हैं, बोन्स, नेल्स एंड हेयर। अब जो सॉफ्ट टिश्यू है इनकी ही असल में प्यूट्रीफैक्शन होती है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की, हमारी बॉडी फ्लूइड्स की। जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और सॉफ्ट टिश्यू होती है वो किसी फुल स्मेलिंग का मतलब गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है और गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो फाइनली सॉइल के अंदर ड्रेन हो जाती है और एयर के अंदर स्केप हो जाती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के फॉर्म में, ठीक हो गया। यानी जो सॉइल में होगी तो वो फिजिकल फॉर्म में और एयर के अंदर स्केप होगी केमिकल चेंजेस की वजह से। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉफ्ट टिश्यू है इनकी प्यूट्रीफैक्शन होती है, हार्ड टिश्यू, बोन्स, नेल, हेयर, इनकी प्यूट्रीफैक्शन नहीं होती। अब इसके बाद देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस आफ्टर डेथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौत के बाद क्या क्या चेंजेस आती है, जिनको आप पोस्टमार्टम इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया है, पोस्टमार्टम चेंजेस। अब जो पोस्टमार्टम चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टमार्टम चेंजेस को देखते हुए जो ऑटोप्सी हम करते हैं तो ऑटोप्सी में हम पोस्टमार्टम चेंजेस को देख के ही हम टाइम सिंस डेथ को मालूम कर सकते हैं कि मौत किस टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो जो चेंजेस आफ्टर डेथ के, मौत के बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं और हर चेंज किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर होती है, तो उस चेंज को देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी मौत किस टाइम पे हुई है और किस वजह से हुई है, ये भी कर सकते हैं। अब मौत के बाद क्या क्या चेंजेस आती है जिसको पोस्टमार्टम चेंजेस या पोस्टमार्टम इंटरवल या उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, या टाइम इंटरवल ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, ठीक हो गया। तो ये भी कह सकते हैं। चेंजेस आफ्टर डेथ, 2 तरह की चेंजेस आती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस आपको हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर देखने को मिलती है, ब्लड के अंदर देखने को मिलती है, सीएसएफ के अंदर और आई फ्लूइड के अंदर। कि मौत के वक्त आपको पता है कि हमारे सेल या टिश्यू मरना शुरू हो जाएंगे, तो सेल या टिश्यू के अंदर जो पोटेशियम होता है वो लीक होना शुरू हो जाएगा, लैक्टेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी केमिकल चेंजेस के अंदर आता है। फिजिकल चेंजेस को 4 में डिवाइड करता है। पहला इमीडिएट फिजिकल चेंजेस, दूसरा अर्ली, फिर लेट, फिर वेरी लेट। जो इमीडिएट है, इमीडिएट के अंदर पहले आता है इमीडिएट के अंदर कौन कौन सी आती है, प्राइमरी मस्कुलर चेंज, इनसेंसिबिलिटी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सर्कुलेटरी अरेस्ट, यानी जो मसल हो गया वो फ्लैसिड होना चाहिए। इनसेंसिबिलिटी, सीएनएस खत्म हो गया। रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टॉपेज और सिजेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है।
इसकी फंक्शन खत्म हो गया, और सर्कुलेटरी अरेस्ट का मतलब सीवीएस का फंक्शन खत्म हो गया। अर्ली के अंदर आपको एल्गोर मोर्टिस जिसका आप कहते हो कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। लाइवर मोर्टिस है, लाइवर मोर्टिस का क्या बोलते हैं, लाइवर मोर्टिस का दूसरा नाम है हाइपोस्टेसिस या उसका पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम स्टेनिंग, जिसको आपने ब्रियो से डिफरेंशिएट करना होता है। रिगर मोर्टिस या उसको कैडावेरिक रिजिडिटी, स्किन चेंजेस और आई चेंजेस। लेट में डिकम्पोजिशन जिसको प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं। वेरी लेट के अंदर मैसिडेशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन और ममिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है। अब हमने वन बाय वन इनको पहले पढ़ना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले है इमीडिएट फिजिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस? इमीडिएट फिजिकल चेंजेस। इमीडिएट फिजिकल चेंजेस के अंदर आपको मजीद क्या देखने को मिलती है? 4 चेंजेस देखने को मिलती है। इमीडिएट फिजिकल चेंजेस क्यों देखने को मिलती है? सबसे पहली बात जो होता है ट्राइपोर्ट ऑफ लाइफ वो लॉस हो गया है। उसके साथ-साथ जो मस्कुलर फ्लेसिडिटी है, मस्कुलर फ्लेसिडिटी देखने को मिलेगी, और इसके साथ आपको रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे, मतलब सीएनएस खत्म हो गया, एसिस्टली मतलब सीवीएस का फंक्शन खत्म हो गया, स्टॉपेज ऑफ चेस्ट मूवमेंट मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब टेस्ट के क्या-क्या कन्फर्मेशन किया है? अब इमीडिएट फिजिकल चेंजेस को पहले देख रहे हैं। सबसे पहले क्या था? प्राइमरी मस्कुलर फ्लेसिडिटी था, दूसरा इंसेंसिबिलिटी या ब्रेन डेथ, तीसरा रिस्पिरेटरी अरेस्ट था, और ब्रीथिंग तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा अरेस्ट होना चाहिए, ब्रीथिंग का अरेस्ट। और जो सर्कुलेटरी अरेस्ट है तो तकरीबन 3 से लेकर 5 मिनट तक का अरेस्ट आपको देखना चाहिए। अब पहला है प्राइमरी मस्कुलर फ्लेसिडिटी। प्राइमरी मस्कुलर फ्लेसिडिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? लोअर जा की ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी, मसल की टोन खत्म हो जाती है, इसके साथ जो लिम्ब मसल है उनकी लूजनेस देखने को मिलेगी। इनसेंसिबिलिटी या ब्रेन डेथ, ठीक हो गया। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस के ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस सारे खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? प्यूपिलरी होता है, कॉर्नियल होता है, फेशियल होता है, ग्रीमेस वगैरह, किसी का मजाक वगैरह, तंजिया वगैरह, वेस्टिबुलर कॉक्लियर होता है, गैग रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स होता है। ये सारे रिफ्लेक्स हमारे कोई ना कोई क्रेनियल नर्व कंट्रोल करेगा। इसके बाद करते हैं एपनिया टेस्ट करती है। एपनिया टेस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको पता है कि मेडुला के अंदर रिस्पिरेटरी सेंटर भी है। एपनिया टेस्ट में होता है क्या कि हम 100% प्योर ऑक्सीजन देती है 10 मिनट के लिए, फिर इसके बाद 95% देते हैं हाई ऑक्सीजन, फिर इसके और 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्यों देते हैं ऐसा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, तो हमारे ब्रेन स्टेम को, जो स्पेसिफिकली जो कीमो रिसेप्टर, जो रिसेप्टर्स होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इन मेडुला, उसको स्टिमुलेट करती है। कहते हैं कि अगर बंदा लाइव है, मतलब जो ब्रेन स्टेम के सेल अगर एक्टिव है, डेथ नहीं हुई उनकी, तो जो पेशेंट होगा वो जल्दी से ब्रीथ कर लेगा। लेकिन अगर डेथ हो चुकी है ब्रेन स्टेम की तो आपको कोई ब्रीथिंग पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अब चूंकि आपको पता है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्विच होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आपको ब्रेन स्टेम के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको फ्लैट ईईजी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ फाल्स पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जो ये चीज़ें तो दे देती है, लेकिन उसको हम डेथ वाले क्राइटेरिया के अंदर नहीं डाल सकते। कौन कौन सी है? पहला है प्रोलॉन्ग फेंटिंग अटैक। फेंटिंग अटैक का मतलब बेहोशी के वगैरह जो दौरे वगैरह पड़ते हैं। इसके साथ एपिलेप्सी है, कैटालेप्सी है, इसके और ट्रांस है, नार्कोसिस, इलेक्ट्रोक्यूशन है, ये सब भी इसी के अंदर आ जाती है। इसके साथ रिस्पिरेटरी अरेस्ट है। रिस्पिरेटरी अरेस्ट जिसमें आपने ब्रीथिंग को तकरीबन अरेस्ट करवाना 3 मिनट से ज़्यादा, ठीक हो गया। 3 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा करते होते हैं। अब इसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं रिस्पिरेटरी अरेस्ट को देखने के लिए या उसको पॉजिटिव के लाने के लिए? पहला है कि जो ऑस्कल्टेशन करना, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन कहाँ पे करोगे? अपर पार्ट ऑफ चेस्ट के अंदर और लैरिंग्स के ऊपर, ठीक है। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। इसके बाद फीदर टेस्ट। फीदर टेस्ट हम क्या करेंगे? नोज के ऊपर एक पर वगैरह फीदर रख लेंगे, अगर वो मूव कर रहा है इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन के साथ तो उसका मतलब बंदा लाइव है। मिरर टेस्ट, मिरर टेस्ट यानी मिरर रख देंगे उसके सामने, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हम सांस लेते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा जो एयर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, वो जो सर्दियों में आपने गौर किया होगा कि हमारे मुंह से भाप वगैरह निकल रही होती है, तो जो अगर मिरर टेस्ट अगर उसके मुंह के ऊपर रखे और मिरर थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? बंदा सांस ले रहा है। इसके बाद है विंस्लो टेस्ट। तो विंस्लो टेस्ट में क्या होगा यहाँ पर कि एक बाउल रखेंगे किसके ऊपर? चेस्ट के ऊपर, और देखेंगे बाउल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा इसका मतलब इसका चेस्ट मूवमेंट एब्सेंट है, रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। तो फीदर टेस्ट, मिरर टेस्ट, ऑस्कल्टेशन, विंस्लो टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम बंदा खुद अपनी सांस को रोक सकता होता है, या शीन स्टोक्स ब्रीथिंग के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है कि ब्रीफ पीरियड ऑफ एपनिया वगैरह या ब्रीथिंग होती है। ये जो ड्राउन जो बंदा डूब गया है या न्यू बॉर्न इन्फेंट है उसके अंदर भी ऐसे पैटर्न देखने को मिलती है कि जो चेस्ट मूवमेंट इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होती। इसके बाद है सर्कुलेटरी अरेस्ट। सर्कुलेटरी अरेस्ट में भी पहले वही ऑस्कल्टेशन देखोगे, ऑस्कल्टेशन हार्ट साउंड देखोगे, प्रीकॉर्डियम, प्रीकॉर्डियम का मतलब वो एरिया जो हार्ट को ओवरलाई कर रहा है, किसका एरिया? चेस्ट वाला एरिया। तो अगर फ्लैट ईसीजी मिल जाए 5 मिनट के लिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कुलेटरी अरेस्ट हो गया। इसके बाद है मैग्नस टेस्ट, है मैग्नस टेस्ट, ठीक हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक लाइगेचर वगैरह, एक धागा वगैरह बांध लेंगे उंगलियों के यहाँ पर, सपोज यहाँ पे कर लिया, तो अगर वहाँ पर जो लाइगेचर से डिस्टल साइड के ऊपर अगर कंजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सीवीएस हमारा फेल हो गया, ठीक है।
इसके बाद है हमारा डायफिनेस टेस्ट या ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। अगर हम कोई फिंगर वगैरह आपने देखा होगा रोशनी वगैरह मारते हैं अपनी उंगली के ऊपर तो हमारी उंगली लाल होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर रेडनेस अगर नहीं देखने को मिलती तो उसका मतलब क्या हुआ, डायफिनेस टेस्ट पॉजिटिव अब बना मर गया। आई कार टेस्ट, आई कार टेस्ट का क्या मतलब है, फ्लोरेसेंट लाइट अप्लाई करती है किसके ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो अगर अलाइव है तो उसका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन भी इंटैक्ट है, तो वहाँ पर आपको डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। फिंगर नेल टेस्ट है, फिंगर नेल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक उँगली को पहले यहाँ से दबाते हैं तो उँगली थोड़ी-सी पील पड़ जाती है, जैसे अगर यहाँ से दबाऊँ पील हो जाती है, फिर जो छोड़ता हूँ तो वापस रेड हो जाती है। तो अगर छोड़ने पे रेडनेस नहीं देखने को मिलती तो उसका मतलब फिंगर नेल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सर्कुलेटरी अरेस्ट आ गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ टेस्ट के नाम याद रखने हैं। सर्कुलेटरी अरेस्ट के अंदर कौन-कौन सी है, ऑस्कल्टेशन है, मैग्नेस टेस्ट है, डायफिनेस टेस्ट है, आइकार टेस्ट है, फिंगर नेल टेस्ट है। इसके साथ रिस्पिरेटरी के अंदर ऑस्कल्टेशन है, फीदर टेस्ट, मिरर टेस्ट, विंस्लो टेस्ट। जबकि इनसेंसिबिलिटी के अंदर आपने एपनिया टेस्ट देखना है और फ्लैट ईसीजी को देखना है। तो ये तो हो गया इमीडिएट फिजिकल चेंजेस। अब इसके बाद है अर्ली फिजिकल चेंजेस। अर्ली फिजिकल चेंजेस में आपको 5 तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। एल्गोर मोर्टिस का मतलब है पोस्टमार्टम कूलिंग, लाइवर मोर्टिस हाइपोस्टेसिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी या पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी बोलते हैं। रिगर मोर्टिस या कैडावरिक रिजिडिटी, स्किन में चेंजेस देखने को मिलेगी और आई में चेंजेस, स्पेसिफिकली कॉर्निया में और प्यूपिल में। ठीक हो गया। अब ये टॉपिक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो अब वीडियो भी 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।